हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो नेपाल ने रिसेंटली एक समझौता और डील साइन की है चाइना के साथ में अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और जब से ये डील साइन हुई है तो ये समझौता बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है और इसके अराउंड काफ़ी डिबेट्स और डिस्कशन चल रहे हैं। और आप क्रिटिक्स की माने या फिर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा है नेपाल के पर्सपेक्टिव से, क्या ये नेपाल के लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है या फिर जैसे पाकिस्तान ने जब ये डील साइन की थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, और जो चाइना की एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है डेट ट्रेड डिप्लोमेसी, कहीं उसके अंदर तो नेपाल नहीं फंस जाएगा जैसे पाकिस्तान फंसा था। और स्पेशली श्रीलंका के ऊपर भी ऐसे कंसर्न हमें देखे गए थे जब श्रीलंका ने भी कुछ ऐसी डील साइन की थी, बट हाँ वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नहीं था। और सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि यह बनाता है एक ट्रायंगल, राइट। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल ने जो ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया है, कहीं ना कहीं ये उनके लिए रिस्की गैम्बल तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके से रिस्की गैम्बल बन सकता है। पहले आप नेपाल की लोकेशन देख लीजिए, आपको पता है ये नेपाल है, यहां पे इंडिया और यहां पे चाइना है। अब मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की, राइट। ट्रायंगल की कैसे, और इस कंटेक्स्ट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में आप जब नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो देख रहा है, बट हो सकता है कि कहीं वो इस चक्कर में चाइना पे ज्यादा रिलाय ना करने लग जाए और ओवर रिलाय ना करने लग जाए। जब मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यह हो सकता है कि जो भी इंडिया के रीजनल इंटरेस्ट हैं, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उसके खिलाफ कोई चैलेंज ना खड़ा हो जाए। और चाइना के लिए यह फेवरेबल सिचुएशन है क्योंकि वो हमेशा से अपनी स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस या फिर आप कह सकते हो जो एक अपनी पावर को शो करना हो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद बन जाता है, राइट। ये पूरी की पूरी सिचुएशन है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नेपाल और चाइना ने अभी एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लिया है अंडर BRI। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल पहले बहुत रिलक्टेंट था, बहुत हेजिटेट कर रहा था इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, राइट। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब नेपाल ने कंडीशन रखी कि हम जो ये एग्रीमेंट है वो जब साइन करेंगे उसमें जो फंडिंग अरेंजमेंट होगा, जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट होगा, उसमें सिर्फ हमें ग्रांट्स चाहिए। अब आपको ग्रांट्स और लोन्स में एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। ग्रांट्स में जब आप पैसा दे रहे हो तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती कि आपको उसको पे करना है, राइट, रीपे करना है। बट लोन में जब आपको पैसा दिया जाता है तो आपको उस पैसे को रिटर्न करना होता है, और स्पेशली विद इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। और यही सारी चीज थी। बट चाइना जो है वो मैनेज कर पाता है, जो अभी के रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, KP ओली, उनको परसुएट करने में वो कामयाब हो जाता है और इस एग्रीमेंट के तहत वो साइन करा लेता है। क्योंकि KP ओली के कहीं ना कहीं जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनसे बहुत ही ज्यादा क्लोज अलायंस है। और आपने हमेशा देखा होगा कि KP ओली ज्यादातर आप देखेंगे कि चाइना की तरफ टिल्ट करते हुए नजर आते हैं। इसलिए यह भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है इंडिया के लिए कि जो हमारे रीजनल इंटरेस्ट हैं, जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और यह चीज देखने को मिलती है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है इस प्रोजेक्ट के तहत नेपाल में काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज काफी खुलेंगी, बट कंसर्न भी काफी सारे हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को अफोर्डेबल चाहते हैं तो पहली चीज आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ है। साथ साथ में आप जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने ही महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन में मिलेगा। अगर आप 9 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, टोटल 18 मंथ्स। सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स एज वेल। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आरंभ 2026 जो कि इंग्लिश बैच है, राइट, अगस्त 2027 जो कि 15 दिसंबर को जिसमें मैं साइंस एंड टेक लेके आ रहा हूं, इंग्लिश बैच है, और इग्नाइट 2026 जो कि इंग्लिश बैच है, अगर आप किसी भी बैच में एक्सेस करते हैं तो आपको सारे बैच का एक्सेस मिलेगा, आप कोई भी बैच को सब्सक्राइब करते हैं तो। अब सबसे पहली चीज है
कि मैंने आपको ट्रायंगल की बात कर दी कि नेपाल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनके कंसर्न है, इंडिया के क्या कंसर्न है और चाइना के लिए क्या फ़ायदा है, साथ साथ में ये जो डील हुई है। बट अब हम बात करेंगे, पहले आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझना जरूरी है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि नेपाल के लिए क्या कंसर्न है, राइट। और नेपाल पहले क्यों हेजिडेंट था, अब क्यों हेजिडेंट नहीं है, अब उसने साइन क्यों कर लिया है, और किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले टाइम पर रिस्की साबित हो सकता है नेपाल के लिए, और साथ साथ में इंडिया को क्या करना चाहिए जिससे कि वो इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर सके, और जो भी अभी उसके रिसेंटली जो प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में उसके रिश्ते इतने मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, जो भी उनके इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल सिचुएशंस और सिनेरियोस चल रहे हैं, उसमें इंडिया अपनी पोजीशन को कैसे मौजूद कर सकता है। बिकॉज एशिया के अंदर अगर जब बोला जाता है कि जो 21st सेंचुरी है वो बिलोंग करेगी, तो मोस्टली जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो यही बोलते हैं इट विल बिलोंग टू इंडिया, बट कहीं ना कहीं उसको चाइना कंपटीशन देता हुआ नजर आता है। अब पहली बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना के द्वारा एक बहुत ही एम्बिशियस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें कि ये बहुत सारी कंट्रीज को कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। अब वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ आपको देखने को मिलेंगे कि वो लैंड पे भी होंगे, राइट, और कुछ आपको मैरीटाइम रूट्स पे भी देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरीके से वो कंट्रीज को कनेक्ट करना चाहते हैं, और स्पेशली चाइना चाहता है कि वो इकोनॉमिक पावर भी बने, साथ साथ में वो पॉलिटिकल पावर भी बने। अब इकोनॉमिक पावर कैसे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत आप अराउंड 70+ कंट्रीज को तो ऐड करोगे, राइट, जो कि 55% अमाउंट या अकाउंट करती हैं जीडीपी में। जीडीपी में इनका जो हिस्सा है वो 55% है। इन्हीं 70+ कंट्रीज में अराउंड 70% पॉपुलेशन रहती है, राइट। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अराउंड 70% आपको एनर्जी रिसोर्सेज भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चाइना इकोनॉमिकली तो डेवलप होगा ही, बट साथ साथ में जो उसकी एक स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस जो बढ़ाना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड और अपने आप को एक सुपर पावर बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं उसमें भी कारगर साबित होगा। और काफी नेशंस जो हैं इस प्रोजेक्ट को हमेशा से एक चैलेंज मानते हुए आए हैं, साथ साथ में रिजेक्ट भी करते हुए आए हैं। जिस तरीके से चाइना की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज रही हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज रही हैं, जो कि ओपेक हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लोग भरोसा नहीं कर सकते, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसलिए बीआरआई इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बीआरआई जो है वो एक रिवाइवल है जो आपके एंशिएंट सिल्क ट्रेड रूट था, और साथ साथ में उसी के साथ में कुछ नए ट्रेड रूट्स को क्रिएट करा जा रहा है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि नेपाल के स्टांस में ऐसा क्या चेंज आया। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये डील साइन हुई है नेपाल और चाइना के बीच में बहुत सिग्निफिकेंट है। जिस तरीके से नेपाल काफ़ी टाइम से बहुत चीज़ों से जूझ रहा है, जैसे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो इकोनॉमिकली मतलब चांसेस हैं कि इकोनॉमिकली नेपाल ग्रो करेगा और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। बट पहले क्या था, पहले बात ये थी कि जब टर्म्स रखी गई कि क्या फंडिंग अरेंजमेंट रहा, तो जो पार्टीज थी क्या नाम है नेपाल की, तो वो ये बोल रही थी कि हमें ग्रांट के फॉर्म में आप फंड दीजिए, हमें लोन के फॉर्म में नहीं दीजिए। लेकिन चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो उसके बाद में वो एक मैकेनिज्म निकालते हैं, वो मैकेनिज्म होता है मिक्स इन्वेस्टमेंट का, राइट, जिसमें उसमें ग्रांट्स भी दिए जाएंगे जिसको आपको रीपेमेंट नहीं करना है, और कुछ लोन्स भी दिए जाएंगे जो कि नेपाल गवर्नमेंट को रीपे करने होंगे। बट जिस तरीके से सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हुई थी, जब एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था अंडर बीआरआई जिसे हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जिस तरीके से उस टाइम जो पाकिस्तान है वो डेट की सिचुएशन में आ गया था ड्यू टू वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी, और साथ साथ में जिस तरीके से पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो उस टाइम पे आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है नेपाल के लिए, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया है और कुछ ना कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए हैं जिसकी वजह से अब नेपाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। और जैसे मैंने आपको बोला कि इसका गोल यही है कि हम इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेड में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कनेक्टिविटी में हो। और जो चाइना की इंटेंशन थी कि वो बीआरआई प्रोजेक्ट को बाकी कंट्रीज में ले जाए, उसमें वो कारगर साबित हुआ है, जैसे वो पाकिस्तान हो। और उस टाइम पे भी इंडिया जो है अपोज करता हुआ नजर आया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान में पास हो रहा था। उसका रीजन ये था कि पहली चीज तो वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा था, जो कहीं ना कहीं जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी है उसको अटैक करता है। तो इसलिए जो इंडिया है वो इसको अपोज कर रहा था और काफी बार इसको रिजेक्ट भी करता हुआ नजर आया है। बाकी कंट्रीज को भी ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि चाइना आपको अपने जाल में फंसा रहा है। सिंपल सी बात
यही है, वो सारी चीजें ये कहते आते हैं। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में ये है कि बैंक के साथ तो कॉपरेशन होगा ही दोनों नेशंस का, साथ साथ में नेशनल करेंसीज में ट्रेड होगा, जिसकी वजह से जो चाइना की युआन है वो नेपाल में एंटर कर जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो डिले था मैंने आपको बता दिया क्यों डिले था, पहले हेजिटेंट थे, फिर उसके बाद में अब साइन कर लिया गया है। अब एड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है कि कुछ तो एड दी जा रही है और कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स, उसके बारे में। अब बात ये करते हैं कि नेपाल कैसे बच सकता है जो पाकिस्तान में सिचुएशन हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने भी सेम एग्रीमेंट साइन किया। ऑब्वियसली वो एक ऐसा कंफ्लिक्टेड एरिया था, है ना, डिस्प्यूटेड एरिया था, जहां से वो कॉरिडोर पास हो रहा था, इंडिया अपना ऑपोजिशन लगा रहा था। बट पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि अराउंड मैं बताऊं आपको 25.4 बिलियन उस टाइम पे इन्वेस्ट किए थे इन प्रोजेक्ट में, और पाकिस्तान को उस टाइम पे जो फंडिंग अरेंजमेंट था वो भी उनके लिए अनक्लियर था, ट्रांसपेरेंट नहीं था चाइना, और चाइना को एक रिलायबल पार्टनर भी नहीं माना जाता, जिस तरीके से वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी फॉलो करता है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि नेपाली गवर्नमेंट को बहुत ही केयरफुली और कॉशियसली जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा। किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा है, कहां से आएगा, किस तरीके से रीपे करना है, कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन्स लगेगा, उन सारे के बारे में बहुत जानना जरूरी है, जैसा कि आपको पाकिस्तान के साथ में देखने को मिला था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेपाल जो है वो पाकिस्तान की जो केस स्टडी है उसको स्टडी करे और फिर उसके बाद में नेगोशिएशन पे आए। अब मैं बात कर रहा था डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है चाइना की, जिसमें वो क्या करता है, अपने ही इनिशिएटिव्स, अपने ही प्रोजेक्ट्स के तहत कंट्रीज को अपने पास लेके आता है, उसको प्रपोजल देता है जिससे कि वो एग्रीमेंट साइन करें, और उन्हें एग्रीमेंट साइन करने के बाद में वो फंडिंग अरेंजमेंट ऐसे करता है जिसमें उनको लोन दिए जाते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास में पैसा नहीं होता कि वो अपने इकोनॉमिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड कर सकें, तो उनको लोन दिए जाते हैं। बट जो लोन के टर्म्स होते हैं वो इतने ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते नहीं हैं, वेग होते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है। उस वजह से क्या होता है, कंट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन लोन्स को पे करना। और स्पेशली आपने देखा होगा चाइना मोस्टली काउंटर करे, मोस्टली उन्हीं कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट आएगा जो इकोनॉमिकली स्ट्रेन्ड है, इकोनॉमिकली प्रेशर में है, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार हमने इनको एग्रीमेंट, क्योंकि इनको जरूरत भी है उन एग्रीमेंट्स की, और एक बार इन एग्रीमेंट्स में हमने ले लिया तो शायद इतनी पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अनस्टेबल है कि इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके बाद में इनको स्ट्रगल होगा हमारी पेमेंट को रीपे करने का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में क्या करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट जो भी उस टाइम का फायदा उठाते हुए, स्ट्रैटेजिकली फायदा उठाते हुए, जो भी उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, पोर्ट्स हो गए, उनको वो एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट था श्रीलंका का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था पाकिस्तान के अंदर, इस तरीके से देखा जाता है। और फिर उस वजह से क्या होता है, वो कंट्रीज चाइना पे ज्यादा रिलाई करने लग जाती हैं। तो एक तो आपने अपना स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, ठीक है, वहां पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी मौजूदा प्रेजेंस को बढ़ा लिया, साथ साथ में जो पर्टिकुलर कंट्री थी उसकी सॉवरेनिटी का लॉस हो गया, क्योंकि अब उनके पास में राइट्स नहीं है उन पर्टिकुलर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे। और चाइना की तरफ क्या होता है, चाइना अपने स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करता हुआ नजर आता है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता हुआ नजर आता है, और जो राइवल्स हैं स्पेशली यूएसए और इंडिया, उनके जो पर्टिकुलर जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जो रीजनल इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। होपफुली आपको ये पूरा समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अराउंड 25.4 बिलियन इन्वेस्ट किए गए थे, बट उसकी जो डिटेल्स थी वो इतनी ओपेक थी, मतलब पता ही नहीं था, ना चाइना ने कभी रिवील किया, ना पाकिस्तान ने कभी रिवील किया, ना कभी किसी के सामने आया। तो नेपाल के लिए बहुत कॉशियस है कि उनको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एग्रीमेंट में रीच करने से पहले चाइना के लिए दूसरा किस्सा डिफिकल्ट इसलिए हो पा रहा था कि इंटरनली जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि जो अभी रूलिंग कोएलिशन है नेपाल के अंदर, उसके अंदर एक पार्टी है कांग्रेस, वो इसका अपोज कर रही थी कि अगर एग्रीमेंट करना है तो लोन्स पे कीजिए, बट किसी ना किसी वजह से, चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से, चाइना के इंसेंटिव्स की वजह से, और जो वहां के केपी ओली प्राइम मिनिस्टर है उनका क्लोज रिलेशन होना चाइना के साथ में, उस वजह से ये जो डील है वो फाइनलाइज हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है नेपाल के अंदर, फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज होती आई है, और आप देखेंगे जब से 2015 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, तब से एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा जो टर्म होता है उसको सर्व नहीं कर पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जैसे ही, अब ये चाइना को भी पता है, अगर केपी ओली भी हटते हैं तो एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, और जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो शायद जो दूसरी पार्टी आए वो इस एग्रीमेंट को उतना रिस्पॉन्सिबली ना ले और इंटरेस्ट ना ले,
और उस वजह से हो सकता है कि चाइना की जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है वो नेपाल में भी देखने को मिले। तो ये पूरी सोची समझी एक साजिश सोची है जो आपको समझना चाहिए। तो यही बात है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड है, बट जिस तरीके से अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है नेपाल के अंदर वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है नेपाल के लिए। ठीक है, तो जो चीज आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी ओवर डिपेंडेंस ना बन जाए चाइना के ऊपर और आपको पाकिस्तान जैसा हश्र हो, पाकिस्तान जैसी सिचुएशन हो, ये आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और इंडिया के लिए भी बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से पास्ट में वो इन एग्रीमेंट्स को ब्लॉक करता हुआ आया, अपोज करता हुआ आया डायरेक्टली, अब इंडिया एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनाए। अब जब मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजिक अप्रोच की तो आपको यह चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मैं किस स्ट्रेटेजिक अप्रोच की बात कर रहा हूं। पहली चीज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को बढ़ाना। नेपाल के साथ में आप डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रांग कीजिए, आप कम्युनिकेट कीजिए सारी पार्टीज के साथ में, आप इंडिविजुअली एक पार्टी पे मत रिलाई कीजिए, सारी पार्टीज के साथ में कीजिए। कोई भी पार्टी पावर में आती है तो आपके अच्छे रिलेशन होंगे। दूसरा, जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जैसे कि आप बोल लीजिए सार्क है, बिम्स्टेक है, उनका फायदा उठाइए रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने का। और जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसको काउंटर करने की कोशिश कीजिए। आप खुद एक ऐसे एग्रीमेंट साइन करवाइए, ऐसे एग्रीमेंट लेके जाइए नेबरिंग कंट्रीज के पास में जहां पे आप ट्रस्ट डेवलप कर सके, जहां पे आप रिलायबल पार्टनर निकल के आ सकें, जहां पे आप ट्रांसपेरेंट रहें और जो चाइना की एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसको काउंटर कर सकें। साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्रेसिवली ऐसे एग्रीमेंट साइन करें इन कंट्रीज में जिसमें कि सामने वाली कंट्रीज का ज्यादा फायदा हो, तो वो ज्यादा अच्छा होगा और आप एक अच्छे रिलायबल पार्टनर निकल के उभर के आएंगे। यही सिचुएशन है जिससे कि हम इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरी बहुत मेहनत लगती है। आप प्लीज कमेंट कीजिए, आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आप अगर पॉजिटिव कमेंट देना चाहते हैं तो जिससे मुझे एनकरेजमेंट मिले, प्लीज कीजिए। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज इसे दूसरे की लाइफ में भी शेयर कीजिए, एज वेल एज ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।